नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लोकसभा में पेश किया। इस पर बहस शुरू हो गई। अब ये पास हो जाएगा, इसमें मुझे तो कोई शंका नहीं दिखाई देती। ये कानून बनने जा रहा है। लेकिन मैं इस कानून पर या जो विधेयक आया है उस पर आज बात नहीं करूंगा। इस पर पहले बात कर चुका हूं। मैं बात करूंगा कि इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है और आज की बहस से संकेत क्या मिलता है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक जो लोग बोल चुके हैं उसमें मंत्री जी के अलावा दूसरा भाषण हुआ गौरव गोगोई का, जो लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर हैं। उसके अलावा भाषण हुआ पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का। फिर भाषण हुआ अखिलेश यादव का। और मुझे लगा कि यहां तक भाषण सुनने के बाद स्थिति बड़ी स्पष्ट हो गई है। इस बिल के जरिए सरकार जो कर रही, जो मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि सरकार ने घोषणा कर दी और पूरे देश को बता दिया, संसद को बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। जो 1986 में राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी। यानी कुछ मुल्लाओं के दबाव में वो संविधान को नहीं बदलेगी। याद है आपको शाहबानो केस? उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसको संसद के जरिए, प्रस्ताव के जरिए राजीव गांधी की सरकार ने बदल दिया था। रविशंकर प्रसाद ने याद दिलाया कि वो दिन और आज का दिन कांग्रेस को कभी स्पष्ट पूर्ण बहुमत जो है लोकसभा में नहीं मिला। ये तो तथ्यात्मक रूप से सही बात है। उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस राजनीति से नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ। किरण रिजिजू ने बताया जो भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं उनके बारे में बताया। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ अखिलेश यादव का भाषण सुनकर। उनके भाषण से एक तो बात स्पष्ट हो गई कि जब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तब तक वहां जो कुछ बोलते थे वो राष्ट्रीय मंच पर आता कम था, उसकी चर्चा कम होती थी। लोकसभा में आए हैं तब से फोकस रहता है उन पर, और इसलिए भी कि वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है लोकसभा सदस्यों की दृष्टि से। तो इस नाते भी उन पर फोकस रहता है। वो एक तरह से लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। उनका खोखलापन सामने आ रहा है कि उनके पास बोलने के लिए मुद्दे नहीं हैं, या मुद्दे जो हैं उन पर उनकी कोई समझ नहीं है। ये बात बड़ी स्पष्ट होती जा रही है लगातार। वक्फ बिल पर चर्चा चल रही थी, वो कुंभ का जिक्र कर रहे थे, नोटबंदी का जिक्र कर रहे थे और जाने किन किन विषयों की बात कर रहे थे। वो अयोध्या में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, उसकी बात कर रहे थे। आखिर लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि अखिलेश जी वक्फ संशोधन विधेयक पर भी आ जाइए। तो आए। तो उनकी एक बात जो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बल्कि दो बातों का जिक्र करूंगा। एक, उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन किया जा रहा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब उनको इस बात पर एतराज़ है कि वक्फ ट्राइब्यूनल का जो फैसला है उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो क्या इस देश में वक्फ ट्राइब्यूनल पर देश का संविधान नहीं लागू होता? संविधान बचाने की बात करते हैं आप, और संविधान के अनुरूप प्रावधान हो रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। आश्चर्य हो रहा है। दूसरा, उनका दर्द था कि ये सरकार इस बिल के जरिए मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि चोट बड़ी गंभीर लगी है। उनको दिखाई दे रहा है कि जिस तरह के समर्थन की, खासतौर से सीए की याद होगी उनको, जिस तरह के समर्थन की मुस्लिम समाज की उम्मीद थी उनको, उस तरह का समर्थन इस विधेयक के विरोध में नहीं आ रहा है। विपक्ष की जो राय है उससे मुस्लिम समाज उस तरह से उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बांटने की कोशिश हो रही है। और फिर जो उन्होंने कहा वो तो बड़ी खतरनाक बात कही है। उन्होंने कहा बांटेंगे तो हम, अब पीडीए बांटेगा। अब आप बात को समझिए, वो क्या कह रहे हैं कि हम जातियों में बांटेंगे। तो अगर मुसलमानों को बांटने की कोशिश हो रही है तो ये तो बहुत गलत बात है, और हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश हो तो ये तो बहुत अच्छा उद्देश्य है। ये है अखिलेश यादव के भाषण का कुल सार। अब आप आइए कांग्रेस पर। ये मौका था, ये इतना बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, विरोध किया। ये जो संशोधन विधेयक आया है ये कांग्रेस के बनाए कानून में ही संशोधन हो रहा है।
1954 में बना, उसके बाद जो है उसमें संशोधन होते रहे, 59 में हुआ, 64 में हुआ, उसके बाद जो है नया एक कानून बना 1995 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। उसके बाद सबसे खतरनाक इसमें संशोधन हुए 2013 में, जिसमें सेक्शन 40 में ये व्यवस्था की गई कि वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन को कह देगा कि ये वक्फ की है वो मान लिया जाएगा, उसको चुनौती नहीं दे सकते। उस सेक्शन को सरकार ने ख़त्म कर दिया है। मतलब कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वक्फ जिस संपत्ति को घोषित कर दे कि ये वक्फ है वो हो जाए, पूरे देश को घोषित कर दे पूरा देश हो जाए। शायद यही उनकी मंशा रही होगी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2014 का जो हुआ उससे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कुछ घंटे पहले दिल्ली की प्राइम लोकेशंस पर 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसको अदालत में चुनौती दी गई, अदालत ने उस जो है नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। फिर से जिनकी थी यानी डीडीए और दूसरी संस्थाओं की, उनको दे दिया गया। उसके तहत तो आज जो संसद भवन है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस क्या कर रही थी और क्या करना चाहती थी। ये मौका था, इतना बड़ा मुद्दा था जिस पर देश भर में चर्चा हो रही है, महीनों से हो रही है। अगस्त में जब सरकार ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद जेपीसी बनी। जेपीसी ज़्यादातर राज्यों में गई, अलग अलग संगठनों ने प्रतिवेदन दिया, अपनी बात रखी, वहाँ चर्चा हुई, बहस हुई। जेपीसी में सभी पार्टियों के सदस्य थे। उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन आई और अब उसके आधार पर कैबिनेट से पास प्रस्ताव यानी विधेयक का जो ड्राफ्ट था पास हुआ और संसद में पेश हुआ है। किसी भी नेता प्रतिपक्ष के लिए इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है, जब पूरा देश आपको सुन रहा हो, देख रहा हो। संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है संसद टीवी पर, पूरा देश देखता है। और ऐसे भाषणों का, ऐसे प्रसारण में जो बोलते हैं आप, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसका उदाहरण है 1996 में जब अटल जी की 13 दिन की सरकार गिरी और उनका जो भाषण हुआ इस्तीफा देने से पहले, उस भाषण को देश भर में भाजपा ने दिखाया और उसका नतीजा ये हुआ कि 98 में भाजपा की सरकार बन गई। तो इस तरह के भाषण का इम्पैक्ट जो है वो सार्वदेशिक होता है, देश भर में पड़ता है, लोगों के मन पर पड़ता है। और ऐसे मौके पर राहुल गांधी नदारद सदन में थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन जिस बहस को इनिशिएट करना चाहिए था अपोजिशन की ओर से राहुल गांधी को, उस पर वो भाग खड़े हुए। यही कहना चाहिए, उसके अलावा और क्या कह सकते हैं। इसका मतलब उन्हें न या तो विषय की समझ नहीं है या विषय को समझ गए हैं और उनको लगा कि इसमें बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता सदन में बोलने से कतरा गया। कांग्रेस के लिए इससे बुरी खबर और कोई हो नहीं सकती है। इसका टेम्पो इतना अपोजिशन ने बनाया, कुछ मुस्लिम नेताओं ने और संगठनों ने बनाया कि उनके लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है। और कांग्रेस पार्टी हर हालत में तुली हुई है कि किसी तरह से मुसलमानों का समर्थन हासिल करने के लिए वो किसी हद तक जा सकती है। यहाँ तक कि उसके विरोधी कहने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब नई मुस्लिम लीग बन गई। इसके बावजूद राहुल गांधी इस मुद्दे पर शुरू होने वाली बहस उसको इनिशिएट करने से कतरा गए, भाग गए। गोगोई ने जो बोला वो सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश ज़्यादा की, कोई सब्सटेंटिव बात नहीं की। कि 2013 के अमेंडमेंट के बारे में जो किरण रिजिजू ने कहा वो गलत है, कैसे गलत है ये उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि अपने भाषण में ही किरण रिजिजू ने साफ कर दिया था कि वो सरकारी तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं, जो संशोधन हुए हैं कानून में उनके आधार पर उनकी बात कर रहे हैं। और बाकी जो 2-3 भाषण मैंने सुने, उन भाषणों को सुनकर आपको लगेगा कि विपक्ष के पास इस मुद्दे का विरोध करने के सिवा और कोई तर्क और तथ्य नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है विपक्ष को कि इस पर क्या बोले, किस तरह से अपनी बात रखे। और उसको समझ में आ गया है कि वो जो भी बोलेगी उसको लोग सुनने को तैयार नहीं है। हिंदुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुस्लिम पक्ष में एक बड़ा समुदाय ऐसा आ गया है जो इस बिल के विरोध में सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमानों का एक खास वर्ग जो अपने को एंटाइटल्ड समझता है उसको फ़ायदा हो रहा था, उसकी संपत्ति बढ़ रही थी,
उसके ऐशो आराम का साधन जुटाया जा रहा था। जो गरीब मुसलमान है, आम मुसलमान है, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसको एक उम्मीद जगी है, और इस बिल का जो नाम जो है, उसका एब्रिवेशन जो है, वो भी उम्मीद बनता है। अब अखिलेश यादव मजाक उड़ा रहे थे कि उम्मीद नहीं बनता है, कैसे उम्मीद बनता है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक ऐसा नेता जो देश के सबसे बड़े राज्य का लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उसके पास बोलने के लिए कोई तर्क और तथ्य नहीं होता। वो हर समय शिकायती बच्चे के अंदाज में बोलते हैं। और राहुल गांधी तो उनसे भी आगे निकल गए, बोलने से ही भाग गए। तो उनके पास तो उस तरह की बातें भी नहीं रह गई। शायद उस कारण ये है कि अब जॉर्ज सोरोस के यहाँ से इनपुट आता नहीं है। जब से अमेरिका में सरकार बनी है और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, जॉर्ज सोरोस भाग गए, हिंडेनबर्ग भाग गया, तमाम जो इकोसिस्टम के लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो कांग्रेस की मदद कहाँ से करें? तो आप देखिए कि राहुल गांधी के भाषणों में किस तरह के मुद्दे उठाए जाते थे पहले, और अब किस तरह के, और अब तो भाषण देने से भी कतरा रहे हैं। तो इसका मतलब है उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। संशोधन विधेयक, वक्फ कानून में जो भी संशोधन कर रहा है, वो एक तो देश हित में है, संविधान सम्मत है, दूसरा गरीब मुसलमानों के हित में है, तीसरा इस बात की, फिर कह रहा हूँ, गवाही है, इस बात का प्रमाण है कि ये देश शरिया से नहीं संविधान से ही चलेगा। ये जो शरिया के मुताबिक कांग्रेस के राज में परिवर्तन हुए थे, संशोधन हुए थे, उन सबको खत्म किया जा रहा है। हालांकि बहुत से लोग इससे भी सहमत नहीं है कि ये कम हुआ है और ज़्यादा होना चाहिए था। हो सकता है, सबको आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन करने का साहस दिखाया, और 240 सीटें आने के बाद, यानी सीटें घट जाने के बाद। दूसरी बात, इस संशोधन विधेयक, मतलब माना जाता था कि मुसलमानों का मुद्दा है, बड़ा सेंसिटिव है। चंद्रबाबू नायडू और उसके अलावा जो है नीतीश कुमार और दूसरे जो छोटे दल हैं, वो मुसलमानों के मुद्दे पर जो है बीजेपी के साथ खड़े होते हुए नहीं देखना चाहेंगे और मतभेद हो जाएगा। विपक्ष को बड़ी उम्मीद थी। हालांकि अखिलेश यादव ने यह कहा भी कि सामने जयंत चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कब हम लोग मिल जाएंगे कुछ पता नहीं, और ये भी कहा कि अंदर मतभेद है गठबंधन में, लेकिन कोई मतभेद नहीं दिखा। और जो कॉन्फिडेंस था किरण रिजिजू के भाषण में, वो 400 सीटें आती तब भी इससे ज़्यादा नहीं होता, जैसा 240 सीटों पर दिखा। और किसी सहयोगी दल की ओर से ज़रा भी इस बात का संकेत भी नहीं दिया गया कि वो असंतुष्ट है। कारण क्या है? जो मोदी समर्थक आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि जितना करना चाहिए था नहीं किया। मोदी को मालूम था कि कितना करने पर हम सफल हो जाएंगे। तो फिर मैं बार बार जो है शुनजू की बात करता हूं, फिर वही लड़ाई लड़ो जिसे जीत सकते हो। उनको मालूम था कि उनके समर्थक जितना चाहते हैं उस तरह का संशोधन विधेयक लाएंगे तो उनके साथी साथ नहीं देंगे। तब उनके सामने दो विकल्प थे, या तो उस बिल को गिर जाने देते, सरकार को संकट में डाल देते, राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर देते और एनडीए में मतभेद फूट पैदा कर देते, या उनके संशोधन के जो सुझाव थे उनको मानकर इस तरह का विधेयक लाते जो पहले से बहुत बहुत बेहतर हो, और फिर कह रहा हूं जो संविधान सम्मत हो, जिसमें संविधान पर शरिया को वरीयता न दी गई हो। ऐसा ये संशोधन विधेयक है, और उसी की वजह से आप देखिए कि वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जीत ही जाएंगे। और विपक्ष की मुझे लगता है 4 जून 2024 के बाद इससे बड़ी हार कोई नहीं होगी, जब एक ऐसे मुद्दे पर जो मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, जिनका वोट विपक्ष को लगभग 100% मिलता है, इसके बावजूद उस मुद्दे पर विपक्ष का साथ देने के लिए कोई नया दल नहीं आया, और जिस समुदाय के लिए वो खड़े हैं, जिसका वोट मिलता है, वो भी खुलकर साथ नहीं आए। विपक्ष को, कांग्रेस को और उनके साथी दलों को बड़ी उम्मीद थी कि जिस तरह से सीए पर मुसलमान सड़क पर उतरा था, उसी तरह से इस बिल के विरोध में उतरेगा। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बड़ा अजीब सा दृश्य देखने को मिला।
अलग अलग शहरों में मुस्लिम महिलाएं इस संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलती हुई, प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी। ये दृश्य आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग वोट देने जा रहे हैं बीजेपी को, लेकिन वो बीजेपी विरोधियों से असहमत हैं। ये एक नया बदलाव है। तो इस संशोधन विधेयक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ हासिल किया है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। और ये बदलाव जो है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि सामाजिक बदलाव की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमी होती है, और उसका असर जो विजिबल इफेक्ट है वो उससे भी ज़्यादा देर में देखने को मिलता है। तो इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा वो तो भविष्य की बात है। आज की बात यह है कि एक ऐसा मुद्दा जिस पर भाजपा विरोधियों को हमेशा ये आंख बंद करके भरोसा होता था, विश्वास होता था कि इस पर तो हमें समर्थन मिलेगा ही, उस मुद्दे पर भी समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसा मुद्दा जिस पर वो एनडीए में फूट पैदा कर सकते थे, कुछ नहीं कर पाए, बल्कि उनके यहाँ फूट जरूर दिखाई दे रही है। ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कानून या कानून में संशोधन लेकर आ रही है और उसको क्रिश्चियन समुदाय का खुला समर्थन मिल रहा है, और केरल से भी मिल रहा है, जहां क्रिश्चियन समुदाय, ईसाई समुदाय कांग्रेस पार्टी का बड़ा वोटर है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या ही समस्या है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, भाजपा और मोदी का विरोध करो। उस विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि खुद गड्ढे में गिर रहे हैं, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जब आपके पास कोई वैकल्पिक जो है विजन नहीं होगा, किसी मुद्दे पर आर्टिकुलेट ढंग से बोलने, सोचने, पढ़ लिख कर कुछ कहने का जब तक आप में शक्ति जब तक नहीं होगी, तब तक आपकी बात का कोई असर नहीं होगा। संसद में क्या होने वाला है, किरण रिजिजू के भाषण से स्पष्ट हो गया। फिर कह रहा हूं कि उनके भाषण में जो आत्मविश्वास से लबालब दिखाई दे रहे थे, वो उसने बताया कि सत्ता पक्ष कितना मजबूत है और विपक्ष कितना कमज़ोर है, और इसका राजनीतिक असर होने वाला है। आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सबसे पहले बिहार में होने वाला है। उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ज़्यादा उत्साहित था कि ऐसे में भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, खासतौर से जेडीयू, समर्थन नहीं करेंगे। भाजपा हिम्मत नहीं करेगी इस विधेयक को पास कराने की। भाजपा ने हिम्मत भी दिखाई और जेडीयू का साथ भी लिया, और उसके अलावा जिन लोगों के साथ की उम्मीद विपक्ष को थी, उनका भी साथ नहीं मिल रहा है। तो न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, वो हाल हो गया है विपक्ष का। लेकिन फिर कह रहा हूं कि इस संशोधन विधेयक पर जो चर्चा है, उसका अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वह है राहुल गांधी का संसद की इस प्रक्रिया में भाग न लेना। इससे बड़ी कमजोरी वो अपनी दिखा नहीं सकते थे। वो बोलते तो कमजोरी छिपा सकते थे, वो छिपाने की भी कोशिश उनको लगा कि वो भी बेकार हो जाएगी, और शायद कांग्रेस पार्टी को डर भी रहा हो कि पता नहीं क्या बोल दें, उसका क्या अर्थ निकले, उसका क्या असर हो। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बोलने से भी डरी हुई है, ये बात सामने आ रही है। जब बोलने का मौका होता है तो बोलते नहीं हैं, और उसके बाद सदन से बाहर निकल कर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ये दोनों बातें एक साथ कब तक चलेंगी, कैसे चलेंगी, कौन मानेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।